हेलो बच्चों, आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम तो ओवर हो ही चुका है, बट उसके बाद मेरे पास लिटरली इतने सारे डाउट्स आए हैं कि मैम आप हमें ये बताइए कि हमें ड्यू के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या अब फर्दर स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम जब ओवर हो जाता है तो यार इतनी आप ये मत समझो कि आपका ड्यू में एडमिशन हो ही गया, तो एग्ज़ाम ओवर होने के बाद बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है जो आपको गो थ्रू करना है। तो भाई यार ड्यू में एडमिशन लेने के लिए एक परफेक्ट और एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो चाहिए वो मैं आपको देने वाली हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मेरे साथ पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझो, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे सारे के सारे अपडेट्स देने वाली हूँ और करेक्ट इन्फो आपको सही टाइम पे पहुंचाने वाली हूँ। तो यार अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो सीयूटी का एग्जाम हुआ वो कब ओवर हुआ था। ओवर हुआ था वो 31 मई को। अब उसके बाद हमें करना क्या है यार, अब आपको खाली नहीं बैठना है, अब आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चालू करनी है, क्योंकि जैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम ओवर होता है उसके बाद आपको मेन फोकस जो करना है वो करना है डीयू का CSAS पोर्टल। भाई CSAL पोर्टल जो होता है ये कोई हवा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी डीयू ने पीजी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए CSAS पोर्टल अपना ओपन कर दिया है वेबसाइट पे, बट यूजी के लिए अभी नहीं किया है। तो यार यूजी के लिए जो ओपन हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा आपका सेकेंड वीक और मे बी थर्ड वीक ऑफ जून में। पर क्या जून में ही आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग शीट कर दोगे? नहीं, बेसिकली CSAS पोर्टल अभी जो ओपन होगा उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको डालना पड़ेगा आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्लास 12th के जो आपके मार्क्स है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक सी, एड्रेस एंड ऑल ये सब डालना पड़ेगा। बट अभी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग की शीट नहीं ओपन होती है। जितने भी चैनल्स आपको ये कह रहे हैं ना कि आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग करना चालू कर दो, CSAS पोर्टल ओपन हो चुका है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। यूजी का जब ओपन होगा तो मैं आपको अपडेट पहले ही कर दूंगी, इसलिए बोल रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में रहोगे तुम कि मैम ने अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपको अभी क्या करना है। बेसिकली सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि डीयू का जो CSAS पोर्टल है उसको बार बार जाके दिन में एक बार बस रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि अभी पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो अभी यूजी के लिए तो नहीं हुआ है, जो कि आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा, मैंने आपको बता दिया है, सेकेंड या थर्ड वीक में हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास इनफ टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का टाइम है, इनफ टाइम होता है, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपको करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका डीयू आपका सीयूटी की फर्स्ट प्रोविजनल आंसर शीट को रिलीज कर देता है। भाई आंसर की तो सुना था, पर प्रोविजनल आंसर की होता क्या है? प्रोविजनल आंसर की का मतलब ये है जहां पे ड्यू करेगा क्या कि लास्ट वीक ऑफ जून में, मतलब इस महीने के आखिरी के हफ्ते में आपकी एक प्रोविजनल आंसर की निकलती है। प्रोविजनल आंसर की मतलब एक तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमने क्या करा, ए का आंसर B मार्क कर दिया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का B कर दिया, सेकंड क्वेश्चन का C कर दिया, थर्ड क्वेश्चन का D कर दिया। तो ये तुमने आंसर्स करे, अब वो तुमने सही करे हैं या गलत करे हैं उसके रिस्पॉन्स शीट तुम्हारे साथ में लगी होती है, आंसर शीट और एक रिस्पॉन्स शीट कि ये सही है ये गलत है, हर क्वेश्चन का रॉन्ग और सही टिक लगा होता है। पर ये डीयू तुम्हें क्यों दिखा रहा है ना, वो चाहे तो तुम्हें सीधा मार्क्स भी दे सकता है, वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि अगर तुमने किसी आंसर को गलत, मतलब बेसिकली अगर तुम्हें डाउट होता है कि एनटीए ने कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन सही था, तुमने सही आंसर लिखा है पर एनटीए ने उसको गलत मार्क कर दिया है, तो तुम अपना वोट करेक्ट करवा सकते हो। अब वो कैसे करेक्ट करवाओगे वो मैं अभी तुम्हें स्टेप 2 में बताने वाली हूँ। स्टेप 1 समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कर दो वीडियो अभी के अभी। स्टेप 1 में सिर्फ यही है कि तुम्हारी एक आंसर शीट होगी और उसी के साइड में वो एक रिस्पॉन्स शीट होगी जो तुम वेरीफाई करोगे कि तुमने सही आंसर्स करे हैं नहीं करे हैं। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आधी से ज़्यादा बच्चों को लगता है एनटीए ने प्रोविजनल आंसर शीट रिलीज करी है तो सारे आंसर्स तो हमारे जो सही होंगे वो सही मार्क करे होंगे और जो गलत है वो गलत मार्क करे होंगे, बट ऐसा नहीं होता भाई। तो इसलिए ये स्टेप 2 और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे आप चेक करते हो। उसके बाद रेज ऑब्जेक्शन करते हो। रेज ऑब्जेक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि अगर तुमने कोई क्वेश्चन, मान लो कि जो कि मैं तुम्हें बताया, तुमने सही किया है बट एनटी ने उसको गलत मार्क कर दिया, तो अब करना क्या है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के सबूत इकट्ठे करने हैं, आपको प्रूफ इकट्ठे करने हैं कि यार ये आंसर इन्होंने गलत क्यों मार्क करा है। थोड़े से आप एनसीईआरटी के प्रूफ्स वगैरह लगाओ, एनसीईआरटी में है तो आंसर नहीं है, बट खाली एनसीईआरटी नहीं, गूगल की साइट्स हो गई, एनसीईआरटी हो गई, जो भी तुम्हारे पास वेरिफिकेशन के कुछ मतलब प्रूफ्स हैं उनको अटैच करके तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में डाल सकते हो। बट क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, हर क्वेश्चन के 200 रुपये लेता है एनटीए। फ्री में तो आपको पता ही है कि एनटीए कोई काम करता नहीं है। और
अब तो मुझे इन पे से भरोसा भी उठ चुका है भाई, क्योंकि आजकल इतनी सारी चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में हो रही है ना कि मेरे जैसे बंदे या कोई भी एजुकेशन का भी जो भी बंदा है, मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही है समय इंडस्ट्री में कि आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। तो हर क्वेश्चन पे ही आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। मान लो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एनटीए ने तुम्हारे 3 क्वेश्चन के आंसर्स गलत मार्क कर रखे हैं, तो यार गलत मार्क करेंगे तो तुम्हें 600 रुपये देने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन के 200 रुपये देने पड़ेंगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर प्रूफ भी लगाओगे तुम, प्लस तुम्हें फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, तो फ्री में कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है इसलिए मैं चाहूँ, बट एटलीस्ट आई वुड से अगर कुछ ऐसा है तो एटलीस्ट तुम चेक करो और तुम उसकी रिस्पॉन्स शीट रेस कर सकते हो। अब ये मत करना कि तुम्हारी प्रोविजनल आंसर शीट आ गई है मान लो 31 जून को और तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो 2 हफ्ते बाद, तो तुम्हारे लिए एनटीए वेट नहीं करने वाला। तो इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 48 आवर्स का टाइम होता है। लास्ट वीक ऑफ जून में जैसे ही तुम्हारी प्रोविजनल आंसर शीट होती है, जो जैसे ही वो रिलीज़ हो विद इन 48 आवर्स में प्लीज़ 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 उसमें रेज ऑब्जेक्शन कर देना, 200 रुपीज़ पे कर देना पर क्वेश्चन जो भी तुम्हें डाउट हो, और उसके बाद तुम उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? हो गया। अब आप बोलोगे हमारी फाइनल आंसर शीट हमें कब देखने को मिलेगी, कि हमारे नंबर कितने आए हैं? भाई नंबर अभी तुम्हें देखने को यहाँ तो नहीं मिलेंगे, थर्ड स्टेप में देखने को मिलेंगे। थर्ड स्टेप में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में तुम्हें फाइनल आंसर शीट एनटीए रिलीज कर देता है। अब फाइनल आंसर शीट होता क्या है भाई, ये एक आंसर शीट होता है जिसमें कि तुम्हें सही मार्क्स मिलेंगे। अब सही मार्क्स क्या है भाई, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अब ये क्या बवाल आ गया है नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर देखो यार, अगर तुम्हारा प्रोविजनल आंसर शीट में सारी चेकिंग सही करी है एनटी ने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारी फाइनल आंसर शीट तुम्हें देखने को मिल जाएगी विच इज़ योर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका पेपर तुमसे ज़्यादा मुश्किल आया हो, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका पेपर बहुत आसान आया हो, पर एनटीए के सब की नज़र में सारे बच्चों बराबर हैं, तो सारे बच्चों के मार्क्स वो इक्विवेलेंट कर देता है। मान लो किसी का एग्जाम बहुत इजी आया था और उसके 800 नंबर मिल रहे थे, पर उसको अब 800 नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे 780 या 750, 20-30 नंबर एनटीए उसके खा जाएगा। तो ये तुम ध्यान में रखना। बट अगर किसी का पेपर बहुत मुश्किल आया था, एट द सेम टाइम उसको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जिससे कि वो सारे लेवल पे क्या हो, सारे बच्चे इक्वल, मतलब एक नॉर्मलाइजेशन लेवल उसका फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये नई पॉलिसी नहीं है, पुरानी पॉलिसी है। नॉर्मलाइजेशन पहले भी होता था और अब भी होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फाइनल आंसर की आ जाती है। फाइनल आंसर की के नंबर देख के क्या तुम्हारा एडमिशन हो गया डीयू में? नहीं भाई, उसके बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारा अब CSAS पोर्टल है उस पर वापस आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जो स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, CUT के रिजल्ट के बाद तुम्हें पोर्टल में जाके अपनी प्रेफरेंस शीट फिल करनी पड़ेगी। बेसिकली एडमिशन की जो ये होती है, इसमें आपको डीयू के यूनिवर्सिटीज़ में जो इतने सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है, और ये हर कोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बीकॉम की प्रेफरेंस शीट अलग बनेगी और BA वाले बच्चों की प्रेफरेंस शीट अलग बनेगी, क्योंकि हर कॉलेज हर चीज़ में अच्छा तो होता नहीं है। तो जो अगर कॉमर्स फील्ड में अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो BA के लिए अच्छा हो। मान लो कि SRCC जो इतना फेमस कॉलेज है वो कॉमर्स के लिए अच्छा है, बट जो महाराजा अग्रसेन है वो LLB या BA के लिए अच्छा है। तो इसलिए तुम्हें अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है। और अगर आप BSc कर रहे हो तो अलग बनेगी, DU के कोई और कोर्स कर रहे हो तो आपको अलग भी आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी भाई। अब ये प्रेफरेंस शीट जो है ये भी आपकी जो रिलीज़ कर देता है आपके स्कोर के बाद ही रिलीज़ होती है, मतलब कि जहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस डालना होता है, जब आपके CUT के नंबर आपके हाथ में होंगे उसी के बाद आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग शीट करते हो। बट तुम खाली मत बैठो, एटलीस्ट तब तक अपने सीनियर्स से, गाइडेंस से, मेरे से, जो मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, और बाकी जो भी अदर चैनल्स हैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रेफरेंस फिलिंग, सो दैट तुम्हें आइडिया लग पाए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, क्यूमुलेटिव आंसर ही एक परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मैक्सिमम बच्चों को भ्रम है कि नॉर्थ कैंपस सबसे अच्छा है और उसके बाद साउथ कैंपस और फिर आता है ऑफ कैंपस। भाई मैं ये बता देती हूँ, नॉर्थ कैंपस क्यों लोगों की दुनिया में या हमारे पेरेंट्स की नज़र में बहुत अच्छा है। पहला रीज़न तो भाई यही होता है क्योंकि मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ वगैरह नॉर्थ कैंपस से आए हैं, ये तो तुम भी जानते हो, ठीक है। मतलब जैसे शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज से, ठीक है, द हिंदू वगैरह से निकले हैं, तो इसलिए इन लोगों का इन कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा नाम है। सेकंड रीज़न जो इन कॉलेजेस का बहुत नाम है, क्योंकि ये बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, मतलब इस साल तो 100 ईयर्स ऑफ DU कंप्लीट हो चुका है, तो तुम समझ रहे हो।
100 साल जिस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट हो चुका है, तो इतने पुराने कॉलेजेस हैं। साउथ कैंपस थोड़े से नए हैं, जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, गार्गी हो गया, ये सारे थोड़े से नए हैं। तो थोड़े से नए हैं बट इनका नाम इक्वली है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो भाई प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस शीट ये सोच के मत बनाना सबसे ऊपर नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। ये मैं तुम्हें सही गाइड कर रही हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये सोच के कभी नहीं बनानी होती कि नॉर्म सबसे ऊपर नॉर्थ कैंपस आएगा, फिर साउथ कैंपस आएगा और फिर तुम्हारा नीचे ऑफ कैंपस आएगा। क्योंकि यार आपको एक चीज़ नहीं देखनी कि क्या फेमस है क्या नहीं है, आपको ये भी ध्यान में रखना है किस कोर्सेज के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किसकी क्या क्या प्लेसमेंट्स जाती हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी आती हैं कौन से कॉलेजेस में। तो इन सब के बेसिस पे आपको ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग मानते हैं कि गुरु गोविंद जो है वो एक बेकार है, वो ऑफ कैंपस के लिए है, बट वो इक्विवेलेंट है आपके नॉर्थ कैंपस जितनी। तो ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं जो कि इक्वल होते हैं नॉर्थ कैंपस जितने, या फिर उनसे बेटर भी हो सकते हैं। बट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपके कोर्स के लिए कौन सी अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, फैकल्टीज़ कैसी हैं, ठीक है, क्या वो कॉपरेट करती हैं नहीं करती हैं, जॉब प्लेसमेंट्स के लिए कैसा है, कोर्सेज क्या क्या वो कॉलेज ऑफर करता है। तो बहुत, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी क्या रैंक आई है। अगर तुम्हारी रैंक कम आई है और तुम सबसे टॉप का कॉलेज फिल कर रहे हो, तो ऑफकोर्स वो तो तुम्हें वैसे ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस फिलिंग शीट बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स लेना चाहते हो, जो तुम्हारा प्रेफरेंस है कि सबसे ऊपर मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है और वो इस कॉलेज से करना है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ती है डीयू की, और लॉक करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपकी सीट एलोकेशन हो जाती है। आपको पता ही होगा कि जो डीयू के कॉलेजेस हैं वो अगस्त में चालू हो जाते हैं, लास्ट वीक ऑफ अगस्त से ही चालू हो जाते हैं। तो इसलिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका क्या होता है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, आप उसकी फ़ी पे करोगे और उसे एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपको वो नहीं करना है, आपको अपग्रेड करना है, तो आप अपग्रेड करोगे, ठीक है। तो फिर भी आपको सीट को तो लॉक करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीट अलॉटमेंट करी जाती है कि आप अगर उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप वहाँ पे उसको लॉक कर सकते हो उस सीट को, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप नहीं हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो एक्सेप्ट कर लो और फ़ी पेमेंट कर दोगे। अगर आप नहीं करते हो, आफ्टर योर प्रेफरेंस फिलिंग आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे सेकेंड फेज़ ऑफ उसमें बैठना है सीट एलोकेशन के, तो वो आपका सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के अराउंड होता है। तो फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन योर डिसीजंस। जो भी आप डिसीजन लो बहुत ध्यान से लेना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि डीयू के साथ साथ जब ये सारे प्रोसेस हो रहा होता है तो अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक IPU, BSU और फलाना ढिमकाना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, पहले अपने एडमिशन्स ले लेती हैं। तो अब हमें अपना फ़ी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि डीयू भाई लेट करता है। तो यार मैं ये बोलूँगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत एवरेज आए हुए हैं, क्योंकि मार्क्स तुम्हारे हाथ में होंगे उस टाइम पे, तुम्हें लग रहा है कि बहुत एवरेज आए हुए हैं, तो प्लीज़ यार मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट बेटर कॉलेज में तुम अपनी सीट ले लो, क्योंकि इससे मैटर नहीं करता है एट दी एंड। अगर डीयू में तुम्हें बेकार कॉलेज मिलेगा, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द कॉलेज ऑफ योर ओन चॉइस, और उससे अच्छा तुम्हें IPU में मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर IPU, ठीक है। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एट ऑल, बी ओपन टू योर सेल्फ। मेक श्योर करो कि जो तुमने एग्जाम दिया है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, बी स्टे अपडेटेड, उनके पोर्टल्स वगैरह पे चेक करो। और खुद से चेक करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। ज़्यादातर किसी और को बोल के कि तुम चेक करो तुम चेक करो, बाकी लोग तो आपको अपडेट करेंगे, बट अगर आप खुद से अपने आप को अपडेट करते हो वो बहुत बेटर होता है। अपनी प्लीज़ क्लास 12th की मार्कशीट्स वगैरह को प्रॉपरली रेडी कर लो, स्कैन करके कॉपी रख लो, क्योंकि अब आपको फर्दर वो चाहिए होगी, उसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह करवा लो, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह पासपोर्ट साइज़ रेडी कर लो। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो हर बच्चे को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखो। मेक श्योर कर लो भाई कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत ध्यान में रख के ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, बहुत ही प्रिसाइज और इन्फॉर्मेटिव, जिससे कि तुम्हें सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिल रही है तो कोई वो आपको मैटर नहीं करेगा और फिर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। एंड आई एम देयर फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो, इफ़ यू want to have any help or anything, you can definitely comment down and connect with me. Okay, so thank you guys, bye bye.